Hello everyone and welcome to the lecture number 12 of the Java programming series launched by PW Skills. आज के लेक्चर में हम जावा मेथड्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, पर लेक्चर शुरू करने से पहले हम लेक्चर 11 का क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती थी ये देखा था कि इट्स अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. क्लासेस क्या होती हैं? यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट्स और टेम्पलेट्स. ठीक है. ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? रियल वर्ल्ड एंटिटीज और द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लासेस. हमने देखा था कि हम एक क्लास को कैसे बनाते हैं. दोबारा से देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, फिर हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं, ये क्लास एक कीवर्ड है, फिर हम क्लास का नाम लिखते हैं, मान लीजिए कार, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और इनके अंदर आती है क्लास की बॉडी. हमने ये भी देखा था कि हम एक ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं. तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना होता है? क्लास का नाम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं मेमोरी एलोकेशन के लिए और क्लास का नाम फिर से लिखते हैं और 2 राउंड ब्रेसेस लगा के सेमीकोलन लगा देते हैं. तो ये बन गया ऑब्जेक्ट. हमने देखा था कि हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के वेरिएबल्स को या क्लास के अंदर कोई भी मेंबर वेरिएबल्स मेथड्स हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं. मान लीजिए इस क्लास के अंदर स्ट्रिंग नेम है या कलर है, जो भी है, तो हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? डॉट ऑपरेटर लगा के ऑब्जेक्ट डॉट नेम. अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट नेम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू देंगे वो प्रिंट हो जाएगी. अभी हमने कुछ नहीं दिया है तो एम्प्टी स्ट्रिंग. अगर हम कुछ दे देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. उसके अलावा हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट का. एक रियल वर्ड एनालॉजी ली थी कि भाई एक्सेस डिफाइन करते हैं ये और किस तरह के एक्सेसेस मिल पाते हैं. आज एक्सेस मॉडिफायर्स को हम कोड में भी देख रहे होंगे एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. सो दैट वाज ऑल जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम जावा मेथड्स पढ़ने वाले हैं. मेथड्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, मेथड्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, मेथड्स को कॉल कैसे किया जाता है, ये सब हम देख रहे होंगे. उसके अलावा आज के लेक्चर में हम पैकेजेस, कंस्ट्रक्टर्स और एक्सेस मॉडिफायर्स का सैम्पल कोड डेमो ये भी देख रहे होंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. तो व्हाट आर जावा मेथड्स? सी, जावा मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड performing some action which runs only when it is called. ठीक है. तो लेट्स से आपके पास एक प्रोग्राम है, उसमें आपको बहुत बार फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 टाइम्स आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है एक ही प्रोग्राम के अंदर. तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप हर बार फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का लॉजिक लिखें 10 बार. दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि इस बड़े से कोड में हम एक फैक्टोरियल नाम का मेथड बना लें कहीं पे और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है हम बस उस फैक्टोरियल मेथड को यूज़ कर लें. ठीक है. तो these are methods only. These are called Java methods. अब sometimes functions and methods are the two words which are used interchangeably, but there is a subtle difference and I'll explain you what is the difference between a function and a method. See, जो functions होते हैं they are called just by their name. ठीक. So for example कोई एक function है bark, तो हमने bark को directly call कर दिया by its name. It is a function. Methods क्या होते हैं? A method is called using an object. Any function inside a class basically which has to be called using an object is called a method. So अगर हमारे पास बार्क फंक्शन एक क्लास के अंदर है तो फ्लफ़ी, लेट्स से फ्लफ़ी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके थ्रू अगर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं देन दिस इज़ अ मेथड. ठीक है. So these two words are used interchangeably at times, but technically method is the correct word in Java because in Java everything is written in classes only. Now why are methods important in Java? First thing is आप एक method को एक बार लिखते हैं और multiple times reuse करते हैं. तो you have to write a method only once and you can reuse it many times. दूसरी चीज़ इससे क्या होती है? Obviously time save होता है.
डुप्लीकेट कोड ऑब्वियसली कम हो रहा है क्योंकि हम बार बार सेम चीज़ नहीं लिख रहे हैं, और कोड ज़्यादा रीडेबल, ज़्यादा मेंटेनेबल होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रोग्राम बनाना है टू क्रिएट अ रेक्टेंगल एंड कलर इट, तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप बिना कोई फंक्शन बनाए प्रोग्राम लिखें जिसमें आप रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं और फिर आप उसको कलर कर रहे हैं। बट लेट्स से फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है कि आपको सिर्फ रेक्टेंगल बनाना है, कलर नहीं करना, या फिर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है और आपको सिर्फ कलर करना है। तो अगर हम फ्यूचर स्कोप के हिसाब से भी सोचें तो फंक्शंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दैट ऑल्सो। सो हम क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, हम दो मेथड्स अलग से बना सकते हैं, वन टू क्रिएट अ रेक्टेंगल एंड अदर वन टू कलर इट। तो जिस पॉइंट पे जो चीज़ की हेल्प चाहिए हम उस मेथड को कॉल करके वो काम कर पाएंगे अल्टीमेटली। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स इन जावा, वन यूजर डिफाइंड एंड द अदर वंस आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स। व्हाट आर यूजर डिफाइंड मेथड्स? जो यूज़र बनाता है, जो प्रोग्रामर बनाता है, जो हम बनाते हैं मेथड्स, उन्हें यूज़र डिफाइंड मेथड्स कहते हैं। और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं जो जावा में प्रेजेंट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट, इट्स अ मेथड अवेलेबल इन जावा, इट्स अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड। किस लाइब्रेरी में? मैथ्स लाइब्रेरी में प्रेजेंट होता है। फ्लोर, ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स को डिटेल में। ठीक है, सो हाउ टू डिक्लेयर मेथड्स। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था विद सम एनालॉजी ऑफ कि स्ट्रीट है तो वो पब्लिक हो गया, है ना। प्रोटेक्टेड का एग्जांपल लिया था कि जो आप इनहेरिट करेंगे पेरेंट से प्रॉपर्टी, वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है जो सिर्फ इनहेरिटेड क्लास, बेसिकली द चिल्ड्रन ओनली कैन एक्सेस इट। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में एक्सेस मॉडिफायर डिस्कस किए थे, और इस क्लास में भी अभी थोड़ी देर बाद जब हम मेथड्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक्सेस मॉडिफायर्स का कोड देखने वाले हैं। सो पहले हम एक एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करेंगे। ये तो अभी हम क्लास का ही देख रहे हैं कि क्लास में भी हमने ऑब्वियसली एक्सेस मॉडिफायर लगाया था। एक्सेस मॉडिफायर हम फंक्शन में भी लगाएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। हमने डिफ़ॉल्ट भी देखा था कि डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, राइट। सो पहले एक फंक्शन को डिफाइन करते वक्त सबसे पहली चीज़ जो हम लिखेंगे वो होगी एक्सेस मॉडिफायर। ठीक, सो पब्लिक दिस इज़ द एक्सेस मॉडिफायर, तो हमने यहाँ पे लिखा एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न टाइप। अब देखिए, कोई भी मेथड जो होता है ना कुछ रिटर्न करता है, और ज़रूरी नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि वो रिटर्न करे, पर ये भी सिग्निफाई करने के लिए कि वो कुछ नहीं रिटर्न करता है, वॉइड रिटर्न टाइप यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा रिटर्न टाइप। अब ये रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, जैसे इंट, स्ट्रिंग, वॉइड। वॉइड का मतलब है कि फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा, पर फिर भी आपको वॉइड लिखना पड़ेगा, आप खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक, फिर आता है मेथड का नाम। सो मेथड नेम के बाद हम लगाते हैं दो पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसमें हम पास करते हैं पैरामीटर लिस्ट अलॉन्ग विद द डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर। सो फॉर एग्जाम्पल आप एक मेथड लिख रहे हैं सम, तो उस सम मेथड में हम पास कर सकते हैं कि हमें किन वैल्यूज़ का सम करना है, वो चीज़ हम पास करेंगे यहाँ इन ब्रैकेट्स में, और इसको कहते हैं हम पैरामीटर लिस्ट। और साथ साथ आप यहाँ पे डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करेंगे जिस भी पैरामीटर को आप पास कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पैरामीटर ये फंक्शन ले रहा है, एक्चुअली यहाँ पे पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा कि जो भी इसकी पैरामीटर्स हैं, इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कोई और डेटा टाइप भी हो सकता है। ठीक है, पैरामीटर लिस्ट के बाद हम लगाएंगे दो कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग से इस मेथड की बॉडी स्टार्ट होती है और क्लोजिंग पे मेथड की बॉडी खत्म हो जाती है। यहाँ पे हम लिखेंगे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एंड दिस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड within these two curly braces is called as the method body. सी, और ये जो हमने एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट, ये पूरा जो हमने लिखा है, ये इसको हम मेथड हेडर भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म्स बन के आए, मेथड हेडर जो पूरा डेफिनेशन है अलॉन्ग विद द एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, दैट इज कॉल्ड मेथड हेडर, और जो भी उस मेथड के अंदर लिखा हुआ है उसको कहते हैं मेथड बॉडी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डिक्लेयर मेथड्स। नाउ लेट्स डिस्कस दीज टर्म्स इन डिटेल एक बार। सो मेथड सिग्नेचर क्या होता है? ये जो हमने अभी फंक्शन देखा था सम, उसके अंदर सम इंट ए एंड इंट बी,
ठीक है, तो मेथड नेम प्लस द पैरामीटर लिस्ट, this is called as method signature. So method name plus parameter list is called as method signature. What is access specifier? We have already discussed access specifier. Specify the access of a method. अब आप एक क्लास के अंदर भी एक्सेस स्पेसिफायर लगा सकते हैं, क्लास को भी एक्सेस स्पेसिफायर दे सकते हैं, एक मेथड को भी, किसी फील्ड को, वेरिएबल को भी दे सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज एक्सेस स्पेसिफायर. जावा में 4 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट. अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर किया जाएगा उसका एक्सेस. ठीक, उसके बाद रिटर्न टाइप, जो हमने इंट लिखा था वो रिटर्न टाइप था सम वाले मेथड में. मेथड नेम सम वाज द मेथड नेम इटसेल्फ. पैरामीटर्स जो हमने इंट ए और इंट बी पास किए थे, जिन वैल्यूज़ का हमें सम करना था, दैट वाज कॉल्ड एज पैरामीटर्स. और मेथड बॉडी, जो भी हमने कोड लिखा है. फॉर एग्जाम्पल इस सम वाले केस में हम इंट आंसर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड रिटर्न आंसर, ये हम मेथड के अंदर लिखने वाले हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द मेथड बॉडी. ठीक है, सो मेथड लिख लिया हमने, पर अब इस मेथड को कॉल कैसे करें. ठीक है, आपने सम मेथड लिख लिया, पर आपको सही कहीं पे अगर सम कॉल करना है तो हाउ विल यू डू दैट. बहुत सिंपल होता है, आपने बस मेथड का नाम लिखना है और ये पैरेंथेसिस लगाने हैं. तो जब भी आप मेथड के आगे पैरेंथेसिस लगा देंगे तो उस मेथड का कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, वो मेथड कॉल हो गया है. ठीक है, और फिर एक सेमीकोलन, ऑब्वियसली हर लाइन के बाद जावा में सेमीकोलन लगाना होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर टर्मिनेशन इन जावा. सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ कॉलिंग अ मेथड. हमने एक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास मेन. उसके अंदर वेलकम नाम का हमने मेथड बनाया जिसमें हमने प्रिंट किया है वेलकम टू फिजिक्स वाला. ठीक है, अब मेन फंक्शन में हम बस वेलकम लिख के और उसके आगे 2 पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन लगा देंगे तो वेलकम टू फिजिक्स वाला प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये कोड एग्जीक्यूट होगा जब ये फंक्शन कॉल होगा. ठीक है, बट व्हाट इज द स्टैटिक कीवर्ड हियर. एक मेथड को लिखने के सिंटेक्स में हमने देखा था कि हम एक एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट या प्रोटेक्टेड. जो इस केस में हमने नहीं लिखा है, इसका मतलब ये हम एक डिफ़ॉल्ट मेथड लिख गए. फिर हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, बट ये स्टैटिक कीवर्ड हमने नहीं पढ़ा था. तो देखो स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है. इट्स ऑल्सो अ मॉडिफायर बट इट्स अ नॉन एक्सेस मॉडिफायर. अब इससे होता क्या है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ. अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि हमने वेलकम मेथड को डायरेक्टली कॉल कर लिया विदाउट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लास. ये कैसे हो पाया? ये स्टैटिक कीवर्ड की वजह से ही हो पाया. अभी समझते हैं कि क्या कह रही हूँ मैं. देखो, हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड, हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी मेथड के पीछे स्टैटिक लगा सकते हैं. तो जिस भी वेरिएबल या मेथड के पीछे आपने स्टैटिक लगा दिया उसको हम स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड कहते हैं, और एक नॉर्मल वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं. होता क्या है, जब आप एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, मतलब डायरेक्टली आप लेट्स से इंट ए लिख रहे हैं, और स्टैटिक के केस में हम स्टैटिक इंट बी लिख रहे हैं. जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही अपनी एक नई कॉपी बना रहे होंगे. ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक क्लास है कार. ठीक है, उसके बाद क्लास कार के अंदर हमारे पास कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कलर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वटेवर. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर इंस्टेंस वेरिएबल्स. ठीक, तो जो भी हम कार बनाएंगे, लेट्स से BMW, टोयोटा, हर कार अपनी एक नई कॉपी बनाएगी इन वेरिएबल्स की, या फिर जो भी इंस्टेंस मेथड्स हैं उनकी अपनी एक नई कॉपी बनाएगा हर एक ऑब्जेक्ट. पर स्टैटिक वेरिएबल के केस में नई कॉपी नहीं बनती है हर ऑब्जेक्ट में. पूरी पूरी की पूरी क्लास सिर्फ एक ही कॉपी को यूज़ करती है. ठीक है, तो सिंगल कॉपी फॉर होल क्लास. तो ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है. और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स विल मेक देयर ओन कॉपी ऑफ एन इंस्टेंस वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, स्टैटिक का अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो हमारे पास लेट्स से एक क्लास है स्टूडेंट नाम की. उसके अंदर एक फील्ड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. वैसे यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है, बट हम एक एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं. तो आप जब भी एक ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे क्लास का, लेट्स से राम स्टूडेंट बनाया आपने, रोहन स्टूडेंट बनाया,
तो हर किसी के लिए रोल नंबर, हर किसी का स्टूडेंट नेम, ये सब तो अलग अलग होंगे, तो दीज आर डिक्लेयर्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल विदाउट द स्टैटिक कीवर्ड। बट ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरिएबल है, ये तो पूरी क्लास के लिए सेम ही होना चाहिए ना, ये तो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको स्टैटिक मार्क कर दिया। ठीक, ओके। सो बोथ मेथड्स एंड वेरिएबल्स कैन बी स्टैटिक, ओके। एंड लेट्स से अगर हम यहाँ पे ये स्टैटिक कीवर्ड हटा देते, अगर यहाँ स्टैटिक नहीं होता, तो हम वेलकम को डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाते, हमें मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हम, ऐसा कुछ लिखते, मेन ऑब्जेक्ट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा तो ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, न्यू मेन, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वेलकम को कॉल करते हैं। पर क्योंकि हमने वेलकम मेथड को एज स्टैटिक डिक्लेयर किया था, तो हम विदाउट ऑब्जेक्ट भी कॉल कर पाए। नाउ लेट्स राइट अ जावा प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग मेथड्स। तो हमारे पास एक क्लास है, क्लास मेन, जिसमें हमारा मेन मेथड लिखा हुआ है। अब एज डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर, हमें मेन मेथड की क्लास अलग रखनी चाहिए, और जो भी हम बाकी काम करना चाहते हैं वो हमें एक अलग क्लास में लिखना चाहिए। तो हम एक क्लास बनाते हैं, लेट्स से क्लास का नाम रख देते हैं एलजेब्रा। ठीक है, इस एलजेब्रा क्लास के अंदर हमें एक मेथड बनाना है जो दो नंबर्स को ऐड करेगा। ठीक, अब मेथड कैसे बनाते हैं, पहले रिटर्न टाइप डिक्लेयर करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर भी डिक्लेयर करते हैं, बट यहाँ पे हम नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे डिफॉल्ट होगा। इंट ऐड मेथड का नाम एंड द पैरामीटर्स अलॉन्ग विद द डेटा टाइप, इंट ए एंड इंट बी। व्हाट शुड दिस डू, एक आंसर कैलकुलेट होगा, आंसर की वैल्यू होगी ए प्लस बी एंड दिस विल रिटर्न आंसर। ठीक है, अब एलजेब्रा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एलजेब्रा। ये ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं मेन मेथड के अंदर, और हमें दो नंबर्स ऐड करने हैं। चलिए वो दो नंबर्स का ना इनपुट यूज़र से ही ले लेते हैं। यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड लेट्स से ए इज sc.next and b is also sc.next int. Okay, now what we have to do is print the sum of input numbers is। कैसे हम सम कर पाएंगे, अब देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है एलजेब्रा क्लास का, एलजेब्रा क्लास के अंदर मेथड है ऐड। ठीक, तो हम कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड मेथड को। अब ऐड मेथड दो चीज़ें मांगता है, ए और बी, इसको दो चीज़ें चाहिए, तो हम ए और बी यहाँ से पास करेंगे। ठीक है, अब ये जो ए और बी हैं, ये वाले ए और बी पास हो रहे हैं जो हमने यूज़र से इनपुट लिए हैं। आप इनका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, आप इनको एक्स और वाई भी कह सकते हैं, और यहाँ पे एक्स वाई पास कर सकते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम यूज़ किया है इंट ए, और पास हमने किया है एक्स। ये दोनों अलग चीज़ें हैं, एक्स पास हो रहा है ए में, तो ए के अंदर एक्स की वैल्यू जाएगी। ठीक है, एक नया वेरिएबल बनेगा ए जिसकी वैल्यू होगी एक्स के बराबर, एक नया वेरिएबल बनेगा बी जिसकी वैल्यू होगी वाई के बराबर। ठीक है, हम ये पैरामीटर्स का डिस्कशन अगले लेक्चर में और भी करने वाले हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स और पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ऐड कॉल कर दिया, तो जो भी आंसर आएगा उसे हमें प्रिंट कराना है, तो हम एक काम करते हैं, आंसर को एक वेरिएबल में ले लेते हैं। ठीक है, सो एस आउट, हमें दो नंबर्स इनपुट देने हैं, लेट्स से 10 and 5, so the sum of input numbers is 15. Okay, so next topic is standard library methods. अभी तक हमने यूज़र डिफाइंड मेथड्स पढ़े, खुद से मेथड्स को बनाया, कॉल किया, यूज़ किया। अब क्या है कि जावा क्लास लाइब्रेरी में कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं जिनको हम बस डायरेक्टली इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं मेथड्स को स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल java.io पैकेज के अंदर एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास है जिसमें प्रिंट मेथड है, जिसको हम इतने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। मैथ क्लास के अंदर स्क्वायर रूट, फ्लोर, पावर निकालता है। अगर आप x, y लिख रहे हैं तो ये x की पावर y कैलकुलेट करता है। मिन, मैक्स, फ्लोर के साथ साथ सील,
इस तरह के मेथड्स जावा लाइब्रेरी में, मैथ क्लास में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है। काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं, ये खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता, आप बस इंपोर्ट करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये स्क्वायर रूट तो ठीक है, पर ये फ्लोर और सील क्या है, ये समझते हैं एक बार। तो फ्लोर का मतलब क्या होता है, ज़मीन, राइट, और सील का मतलब क्या होता है, छत इंग्लिश में। तो याद करने का तरीका रहेगा ये कि मान लीजिए आप 5.1, 5.2, 5.8, 9 किसी भी नंबर का फ्लोर निकालेंगे तो इस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर जो भी है वो आउटपुट में आएगा। अब इन सब से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, 5। तो फ्लोर ऑफ ऑल ऑफ दीज नंबर्स इज गोना बी 5 एंड सील ऑफ ऑल ऑफ दीज नंबर्स इज गोना बी 6, इनसे एक बड़ा इंटीजर, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर रूट, फ्लोर और सील, ये तीनों ही फंक्शंस डबल वैल्यू रिटर्न करते हैं, डबल डेटा टाइप की। कोड के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 24 निकाल लेते हैं और एक परफेक्ट स्क्वायर का भी निकाल लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा डबल वाली चीज समझ आए। मैथ डॉट फ्लोर of let's say 5.3 and 5.8, ठीक है। साथ ही साथ सील को भी चेक कर लेते हैं। ठीक, अब एक चीज नोटिस कीजिए, स्टार्टिंग में देखिए कोई भी मैथ नाम की क्लास इंपोर्ट नहीं हुई, पर यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आया। रन करके देख लीजिए, रन भी हो जाएगा विदाउट एनी एरर्स। जो ये मैथ क्लास है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती है यूज़ के लिए, इसलिए इसको एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। स्कैनर को जैसे करना पड़ा था, मैथ को नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब आउटपुट देखते हैं। चलिए 24 का तो डेसिमल में आया, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट 4 भी आ सकता था ना, 4.0 ही क्यों आया? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैथ डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन है ये डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसीलिए डेसिमल्स में आपको आंसर दिख रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैथ डॉट स्क्वायर रूट 16 का आंसर 4 होगा या 4.0, तो करेक्ट आंसर विल बी 4.0। सेम गोज फॉर फ्लोर एंड सील। आप 5.3 और 5.8 दोनों का फ्लोर देखिए, 5 आया, जस्ट छोटा इंटीजर पर डेसिमल में डबल वैल्यू, और सील के लिए आंसर आया 6.0, ठीक है। इनके अलावा भी और बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। आगे कोर्स में हमें जिस मेथड की जब ज़रूरत पड़ेगी हम उसको तभी इंट्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी है। हम ये रिटर्न कीवर्ड बहुत देर से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, राइट। तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं। इट्स अ रिजर्व्ड कीवर्ड इन जावा, ठीक है। पर अगर कोई फंक्शन वॉइड है, कोई मेथड वॉइड है, तो उसमें हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। पर अगर आप खाली रिटर्न और सेमीकोलन लगा दें बिना कुछ रिटर्न किए, तो भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे प्रोग्राम चल रहा था वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो यार दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स। अब इसके बाद मेरे पास ना 3 टॉपिक्स और हैं आज के लिए। पैकेजेस, कंस्ट्रक्टर्स and access modifiers. अब आप पैकेजेस तो देख ही लीजिए अभी ही। कंस्ट्रक्टर्स और एक्सेस मॉडिफायर्स ये दोनों टॉपिक्स ऑप्शनल हैं, बोनस हैं इस वीडियो का। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आगे जब हम ऊपर आएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक अच्छा खासा डिटेल्ड सेक्शन आने वाला है, उसमें हम कंस्ट्रक्टर्स और एक्सेस मॉडिफायर्स डिटेल में पढ़ा रहे होंगे। अभी क्या हो रहा है कि हम कंस्ट्रक्टर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ तो कर रहे हैं, तो अगर आपका मन है इनके बारे में थोड़ा बहुत और जानने का तो आप इस लेक्चर को आगे देख सकते हैं। डिटेल में बाद में हम पढ़ेंगे ही, ठीक है।
तो यार एक्सेस मॉडिफायर्स हम यूज़ करते ही आ रहे हैं। हमने क्लास का जब सिंटेक्स देखा था तो क्लास के स्टार्टिंग में भी हमने कहा कि भाई पहले एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मेथड्स बनाए, उसमें भी हम स्टार्टिंग में एक्सेस मॉडिफायर लिख रहे हैं। हमने ये भी देखा कि 4 तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट। तो इन सब को थोड़ा सा अभी हम कोड के थ्रू देखने वाले हैं कि यार कौन सी चीज़ कहाँ तक एक्सेसिबल होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स भी हमने यूज़ किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि कहाँ यूज़ किए हैं। और पैकेजेस, इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हम पैकेजेस डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एकदम, कुछ उसमें खास नहीं है। तो यार पैकेज क्या होता है? पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर क्लासेस, सब पैकेजेस एंड इंटरफेसेस। इंटरफेसेस हम ऊप के टाइम पे पढ़ रहे होंगे डिटेल में। बेसिकली सिमिलर टाइप ऑफ कोड को हम साथ में रख देते हैं और उस पूरे के पूरे कोड को जो हमने सिमिलर टाइप का साथ में रख दिया है उसको हम पैकेज कहते हैं। हम पैकेजेस यूज़ भी करते आ रहे हैं। जो आप import java.util.scanner लिखते हैं उसके अंदर java.util एक पैकेज है, java.io एक पैकेज है जिसमें इनपुट आउटपुट रिलेटेड मेथड्स हैं, java.net एक पैकेज है जिसमें नेटवर्किंग रिलेटेड आपको सारे ऑपरेशंस करने के मेथड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही पैकेजेस होते हैं। ये तो हो गए स्टैंडर्ड जो भाई बिल्ट इन है। इसके अलावा हम पैकेजेस खुद से भी बना सकते हैं, अपने खुद के पैकेजेस हम बना सकते हैं, कहीं और उनको इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोड के थ्रू सैम्पल देखते हैं कि भाई अपने पैकेजेस हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सोर्स में न्यू पे जाते हैं और एक पैकेज क्रिएट करते हैं। न्यू और पैकेज मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे पैकेज का नाम रख दिया मैंने pw, और pw पे फिर से क्लिक किया और एक और पैकेज बनाया स्किल्स। तो pw के अंदर मैंने स्किल्स नाम का एक सब पैकेज बनाया। इसीलिए मैंने आपको पैकेज की डेफिनेशन में बोला था कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस सब पैकेजेस। तो सब पैकेज क्या है? पैकेज के अंदर पैकेज, ठीक है। अब इस pw.skills के अंदर हम एक ऐप नाम की क्लास बना लेते हैं, ठीक है। अब ये एक पैकेज है, देखिए यहाँ पे पैकेज कीवर्ड लिखा हुआ है और पैकेज कीवर्ड के आगे पैकेज का नाम लिखा हुआ है। तो इस फाइल के अंदर हम जो भी क्लासेस लिखने वाले हैं वो सब इस पैकेज के अंदर रैप हो जाएगा और हम उसको कहीं और इस पैकेज के बाहर भी इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर एक और क्लास बना दूँ app2, एक क्लास के अंदर, एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो ही सकती हैं, है ना। अब बात आती है कि यार इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे किसी और क्लास में पैकेज के बाहर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं आउटसाइड pw skills, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस पैकेज के अंदर जो ऐप क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे ना डायरेक्टली बना के देखते हैं। ऐप ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऐप, खुद ही देखिए इंपोर्ट हो गया pw.skills.app, ठीक है। तो हमने बस इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा, जैसे हम इंपोर्ट java.util.scanner लिख रहे थे इसी तरह से हमने इंपोर्ट pw.skills.app लिखा है, ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दें तो यहाँ पे एरर आएगा कि कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल ऐप। तो ये तरीका होता है इंपोर्ट करने का। अब आप इस डॉट ऐप को हटा के ना यहाँ पे डॉट स्टार भी लिख सकते हैं। डॉट स्टार से क्या हुआ कि सारी क्लासेस इंपोर्ट हो गई। डॉट ऐप से क्या हुआ था कि सिर्फ ऐप क्लास इंपोर्ट हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यार ये था बस पैकेजेस, सिंपल सा। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर्स पे। तो आप ये वाला कोड देखिए जो हमने अलजेब्रा क्लास बनाई थी। अलजेब्रा क्लास का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया।
मैंने आपको ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स बताया था लास्ट क्लास में और बोला था कि यार न्यू कीवर्ड यूज करना है, क्लास का नाम लिखना है और 2 राउंड ब्रेसेस लगा देने हैं। एक्चुअल में ये जो हमने अलजेब्रा और 2 राउंड ब्रेसेस बनाए हैं ना, यही कंस्ट्रक्टर है। ये कोई क्लास का नाम नहीं है, मतलब है लेकिन दिस इज एक्चुअली कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। अब समझाती हूँ, थोड़ा सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि क्या कहना चाह रही हूँ। देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये एक स्पेशल मेथड है which is used to initialize objects। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और हर क्लास के पास अपना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर हम खुद से ना बनाएं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जो कि इस केस में हुआ। हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं क्लास अलजेब्रा के अंदर, फिर भी ये कॉल हुई क्योंकि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अलजेब्रा क्लास का कॉल हुआ। अगर हम अपना बना देते तो अपना कॉल हो जाता। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में 2 बातें और हैं जो आपको याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम के इक्वल ही होता है। अगर क्लास का नाम अलजेब्रा है तो अलजेब्रा क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम भी अलजेब्रा ही होगा। दूसरा, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ये एक मेथड तो है पर इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। हमने जो अभी तक मेथड्स पढ़े सबका कोई ना कोई रिटर्न टाइप होता था और अगर वो कुछ नहीं रिटर्न कर रहा तो हम वॉइड लिखते थे, पर कंस्ट्रक्टर के पीछे हम कोई रिटर्न टाइप नहीं लगाते। ठीक है, तो अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाए अपना अलजेब्रा क्लास में तो कैसे बनाएंगे? सिर्फ क्लास का नाम लिखेंगे, ये राउंड ब्रेसेस तो लगेंगे ही। ठीक है, जो मेथड में होता था सेम चीज है। इसके अंदर पैरामीटर्स भी पास हो सकते हैं क्योंकि मेथड में भी होते थे पैरामीटर्स पास, वो हो सकते हैं। ठीक है, पर अभी हम पैरामीटर्स नहीं पास करते हैं। तो यार अगर हम अलजेब्रा कॉल कर रहे हैं, हम जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ लिख के देखते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या कंस्ट्रक्टर कॉल हो भी रहा है। एस आउट कंस्ट्रक्टर ऑफ अलजेब्रा क्लास कॉल्ड। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टर ऑफ अलजेब्रा क्लास कॉल्ड। ठीक, अब हमारे पास आज हम 2 तरह के कंस्ट्रक्टर्स देखने वाले हैं, पहला डिफॉल्ट और दूसरा पैरामीटराइज्ड। ये जो हमने कंस्ट्रक्टर देखा कि भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, वो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही, पर अभी अभी मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे ना पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2 पैरामीटर्स पास कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब इसका एक यूज केस देखते हैं। हम ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा अलजेब्रा क्लास की बदलते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये जो ऐड फंक्शन है इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी बनाने हैं और कुछ भी इन्हें पास नहीं करना। ठीक है, मान लीजिए एक सबट्रैक्ट बना दिया मैंने जो कि रिटर्न कर रहा है a माइनस बी। एक बना दिया मल्टीप्लाई जो कि रिटर्न कर रहा है a इंटू बी। ठीक है, अभी तो यार ये a और b कुछ है ही नहीं, यहाँ पे रेड आ रहा है क्योंकि हमने डिक्लेयर तो करे नहीं, हम यूज कर रहे हैं। तो हम इनको क्लास वेरिएबल्स बना देते हैं, इंट a और इंट b। अगले लेक्चर में हम क्लास लेवल स्कोप पढ़ने वाले हैं जहां हम ये समझेंगे कि ये इंट a और इंट b यहाँ डिक्लेयर हमने किया है, इस कारण ये पूरी की पूरी क्लास में कहीं भी यूज हो सकता है। देखिए एरर्स चले गए क्योंकि हम इस a और b को अब पूरी क्लास में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मुझे ना इस अलजेब्रा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और मुझे ये जो सारे के सारे ऑपरेशंस हैं वो किसी स्पेसिफाइड ए और बी पे परफॉर्म करने हैं, पर मुझे ए और बी अभी नहीं देने, क्लास के अंदर नहीं देने, बाहर से देने हैं। ठीक है, मतलब मैं ऐड को ए और बी नहीं दे सकती, सबट्रैक्ट को, मल्टीप्लाई को, इनको मैं ए और बी नहीं दे सकती। मुझे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त किसी तरह से ए और बी प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, ए और बी यहाँ पर है, तो हम ऐसा कैसे कर पाएंगे? देखिए
ये अलजेब्रा क्लास है। अब यहाँ पे एरर पढ़िए क्या है कि एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट फाउंड 0, क्योंकि इस वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ये लाइन नंबर 6 वाला, जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स मांगता है x और y, पर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए, तो हमें यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। पहली चीज तो 5 और 7 मान लीजिए दे दिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो 2 आर्ग्यूमेंट्स हमने यहाँ से पास किए, हम उनका यूज करके इन a और b को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू हम x लिख सकते हैं और b इज इक्वल टू हम y लिख सकते हैं। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते वक्त ही इन मेंबर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर पाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट में एक बार समझते हैं। हमें इन a और b को डिक्लेयर करना था, इनकी वैल्यू डिफाइन करनी थी जब ऑब्जेक्ट बन रहा हो। तो हमने कैसे किया, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो हमने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए कि भाई ये x और y पैरामीटर्स लेगा, और जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो ये वैल्यूज यहाँ से पास कर दी। ठीक है, तो a और b को कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल गई। अब ये इनपुट अच्छा एक काम करते हैं, यूजर से लेते ही नहीं है और 5 और 7 यहाँ डायरेक्टली पास कर देते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे सम प्रिंट किया है, सम के साथ साथ हम बाकी चीजें भी प्रिंट कर देते हैं। एस आउट ऑब्जेक्ट डॉट सब और एस आउट ऑब्जेक्ट डॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो रन करते हैं अब। तो देखिए 5 और 7 का एडिशन 12, सब्ट्रैक्शन -2 और मल्टीप्लिकेशन 35, तीनों चीजें यहाँ पर प्रिंट हो गई। अब हम एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसको हम कोई दूसरी वैल्यूज पास कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट 2 बना सकते हैं सिंपली। ऑब्जेक्ट 2 किस क्लास का, एलजेब्रा का ही। तो एलजेब्रा ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू न्यू एलजेब्रा, पर वैल्यूज आप कुछ और पास कर दीजिए, इस बार 10 और 7 दे दीजिए। ठीक है, और तीनों चीजें ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कर लीजिए ऑब्जेक्ट 2 से। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 भी लिखना पड़ेगा ना, वरना तो हमने तो अभी ऑब्जेक्ट पे ही कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए, जब हमने पहली बार लाइन नंबर 28 पे कंस्ट्रक्टर बनाया तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। यहाँ पर हम लाइन नंबर 6 पर आए और ये वाली लाइन प्रिंट हुई कि कंस्ट्रक्टर ऑफ एलजेब्रा क्लास कॉल्ड। देखिए यहाँ पे आउटपुट में आ गई कंस्ट्रक्टर ऑफ एलजेब्रा क्लास कॉल्ड, और इस a को वैल्यू मिल गई x, और x क्या पास हुई है 5, और b क्या पास हुई है 7। तो a और b को वैल्यू मिल गई 5 और 7। ठीक, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट बन गया, इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई तीनों फंक्शंस कॉल कर दिए। इन तीनों में क्या यूज हो रहा है, a और b ऑलरेडी इनिशियलाइज हो गया था 5 और 7, तो 5 और 7 के अकॉर्डिंग सारे आंसर्स आ गए। ठीक है, अब इसके बाद हमने फिर से एक और ऑब्जेक्ट बनाया। जब हमने दोबारा ऑब्जेक्ट बनाया तो भाई हमारा दोबारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। दोबारा से हम कंस्ट्रक्टर पे गए, लाइन नंबर 7 फिर से प्रिंट हुई यहाँ पे देखिए। उसके बाद a और b 10 और 7 इनिशियलाइज हुए, क्योंकि पास भी 10 और 7 ही हुए थे। ठीक है, फिर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों इस पे कॉल कर दिए, और तीनों जो है 17, 3 और 70 प्रिंट हो गए। ठीक है, तो ये थे यार कंस्ट्रक्टर्स। अगेन आगे के लेक्चर्स में फिर से डिस्कस कर रहे होंगे, तो अगर आपको अभी नहीं समझ आया है तो इट्स ओके, आप छोड़ सकते हैं इस पार्ट को। अगला टॉपिक है यार एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक, 4 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। चारों का एक सैंपल लेंगे और देखेंगे कि किसका एक्सेस कहाँ है। हमें अभी तक ये तो समझ आया है कि भाई कुछ तो एक्सेस डिफाइन करते हैं ये एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये जो ऐप क्लास है, इसमें मान लीजिए एक PSVM मेन फंक्शन बनाया हमने और एक पब्लिक
मेंबर बना लेते हैं स्ट्रिंग 1, ठीक, कि आई एम अ पब्लिक मेंबर। ठीक, अब एक मेथड बनाते हैं कि भाई void प्रिंट फ्रॉम क्लास, नाम लिख लेते हैं इसका, क्योंकि इसमें हम क्लास के अंदर ही हैं, हम क्लास के अंदर से ही प्रिंट कर रहे हैं। तो एस आउट विद इन क्लास, ठीक है, और स्ट्रिंग 1। अब मेन मेथड में जाके इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लेते हैं प्रिंट फ्रॉम क्लास को, ठीक। और यहाँ पे भी एक बार प्रिंट कर लेते हैं, जो हमने स्ट्रिंग बनाई है उसको यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पब्लिक मेंबर को विद इन द क्लास एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या ये पब्लिक मेंबर विद इन द क्लास एक्सेस हो पाया। जी बिल्कुल हो पाया, विद इन द क्लास आई एम अ पब्लिक मेंबर, और यहाँ पे हमने सिर्फ आई एम अ पब्लिक मेंबर लिखा था, इसको भी विद इन क्लास कर देते हैं, ठीक है। तो यार हम पब्लिक मेंबर को विद इन क्लास तो एक्सेस कर पाए, ठीक है। अभी हम पैकेज देखिए pw.skills के अंदर ही हैं, सेम पैकेज के अंदर क्या किसी और क्लास में हम एक्सेस कर पाएंगे, ये चीज वेरीफाई करते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट फ्रॉम क्लास, प्रिंट फ्रॉम आउटसाइड क्लास, ठीक है। हमें यहाँ पे प्रिंट करना है ये स्ट्रिंग 1। तो हम यहाँ क्या कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमने अगर एक पब्लिक मेंबर बनाया है तो वो क्लास के अंदर तो हो पाया प्रिंट, क्या वो क्लास के बाहर लेकिन सेम पैकेज में प्रिंट हो पाएगा, एक्सेस हो पाएगा, ठीक है। तो हमें ऐप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एक, और ऑब्जेक्ट डॉट स्ट्रिंग 1, यहाँ क्या मैसेज देते हैं कि हम विद इन पैकेज बट आउटसाइड क्लास एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये प्रिंट फ्रॉम आउटसाइड क्लास कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐप 2 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेन से ही कॉल करेंगे ना, तो मेन से कॉल करते हैं, और यहाँ पे ऐप 2 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये जो मेथड है ऐप 2 में है। न्यू ऐप 2, ठीक है। मेथड का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट 2 डॉट प्रिंट फ्रॉम आउटसाइड क्लास। अब रन करके देखते हैं। तो यार हाँ, विद इन क्लास भी हो पा रहा है, विद इन पैकेज आउटसाइड क्लास भी पब्लिक मेंबर एक्सेस हो पा रहा है, ठीक है। अब और क्या करें, अच्छा ये तो अभी तक हम सिर्फ विद इन द पैकेज थे। अब एक काम करते हैं, आउटसाइड पैकेज जाते हैं और आउटसाइड पैकेज इस ऐप के मेंबर वेरिएबल स्ट्रिंग 1 को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही ऑलरेडी, आउटसाइड पीडब्ल्यू स्किल्स क्लास में है, हम ऐप का हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर हम प्रिंट करके देखते हैं, यहाँ पर हम प्रिंट करके देखते हैं ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट डॉट स्ट्रिंग 1, ठीक है। हम कहाँ पर हैं अभी, हम हैं आउटसाइड पैकेज, ठीक है। और हम एक क्लास के अंदर हैं आउटसाइड पैकेज, किस क्लास के अंदर है, एक नॉन चाइल्ड क्लास के अंदर है। अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं कि यार ये चाइल्ड क्लास और नॉन चाइल्ड क्लास क्या है, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं कि यार एक्सेस हुआ या नहीं।
तो हाँ यार, आउटसाइड पैकेज नॉन चाइल्ड क्लास में भी आई एम अ पब्लिक मेंबर एक्सेस हो पाया। अब ना एक और क्लास बनाते हैं यहीं पर कि क्लास ऐप3। ये ऐप3 क्लास चाइल्ड क्लास बनाएंगे हम ऐप क्लास की। ऐप, अब ये चाइल्ड क्लास क्या है? जब मैं आपको प्रोटेक्टेड समझा रही थी, प्रोटेक्टेड रियल वर्ड एनालॉजी से, तब मैंने बोला था कि आप अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं क्योंकि आप उनके चाइल्ड हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्लासेस में भी हो सकता है। एक पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ चीज़ें इनहेरिट कर सकती है। इसी को इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, जो हम ऊप में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आप बस समझ लीजिए कि एक्सटेंड्स कीवर्ड से क्लास ऐप3 जो है चाइल्ड क्लास बन गई ऐप पेरेंट क्लास की। ठीक है, यहां पर देखते हैं कि क्या एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। यहां पे एक मेथड बनाते हैं, प्रिंट फ्रॉम चाइल्ड क्लास। ऐप3 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये देखेंगे कि क्या ये ऐप3 का ऑब्जेक्ट ऐप के इस string1 को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं। क्यों कर पाएगा? पहली बात तो ये है, क्या इनहेरिट किया है ना, तो कुछ तो प्रॉपर्टी आपको अपने पेरेंट्स की मिलती है ना। इसी तरह से ऐप3 क्योंकि एक चाइल्ड क्लास है तो उसके पास पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम देखेंगे कि किस किस तरह की प्रॉपर्टीज मिलती हैं, किस तरह की नहीं मिलती। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 3 डॉट string1, ठीक है, ये हमें प्रिंट करना है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं और यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं कि हम कहाँ से प्रिंट कर रहे हैं। हम चाइल्ड क्लास से प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आउटसाइड पैकेज नॉन चाइल्ड क्लास, अच्छा हमने इसको कॉल नहीं किया, अभी इसको हम कॉल करते हैं यहाँ पे। तो हमें ये प्रिंट फ्रॉम चाइल्ड क्लास फंक्शन जो है कॉल करना है। उसके लिए हमें ऐप3 का ऑब्जेक्ट बनाना होगा यहाँ पे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट 3 डॉट प्रिंट फ्रॉम चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब रन करके देखते हैं कि चाइल्ड क्लास से प्रिंट हुआ या नहीं। जी बिल्कुल प्रिंट हो गया, चाइल्ड क्लास से भी। अगर नॉर्मल क्लास से प्रिंट हो रहा है यार, तो चाइल्ड क्लास से प्रिंट होना तो बनता ही था। ठीक है, तो हमने देखा कि जो पब्लिक मेंबर था हमारे पास string1, उसको हम विद इन द क्लास भी एक्सेस कर पाए, उसको हम सेम पैकेज में डिफरेंट क्लास में एक्सेस कर पाए। हम पैकेज से बाहर गए, हमने नॉन चाइल्ड क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में एक्सेस किया, हम उसे वहां भी एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो पब्लिक की एक्सेसिबिलिटी इतनी ओपन है, आप कहीं भी उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो एक ना एक चार्ट बनाते हुए चलते हैं साथ में, जिससे आपको थोड़ा याद रहे। ठीक है, तो हमने देखा पब्लिक, पब्लिक को एक्सेस करने की कोशिश की हमने विद इन क्लास, और हम विद इन क्लास एक्सेस कर पाए। हमने आउटसाइड क्लास लेकिन सेम पैकेज में एक्सेस किया, वहां पे भी हम एक्सेस कर पाए। हमने आउटसाइड पैकेज और नॉन चाइल्ड क्लास में एक्सेस करने की कोशिश की, हम वहां भी कर पाए। हमने आउटसाइड पैकेज चाइल्ड क्लास में एक्सेस करने की कोशिश की, हम वहां भी कर पाए। ठीक है, अब आते हैं अगले एक्सेस मॉडिफायर पे, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को टेस्ट करते हैं कि ये जो हमने अभी पब्लिक मेंबर बनाया हुआ था ना ऐप के अंदर, इसको ही हम प्रोटेक्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रन करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कहीं तो एरर आ रहा है कि भाई string1 हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस
इन pw.skills.app। और एक एरर नहीं है, ये कई जगह पर है। देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ आए हम आउटसाइड स्किल्स, ठीक है, ये यहाँ नहीं एक्सेस हो पा रहा। इस जगह पर जब हमने रन किया था तब भी हमें यहाँ पे इन्होंने लाइन नंबर दिखाया था कि भाई pw.skills.app में 7th लाइन पे कौन सी क्लास में, आउटसाइड pw.skills.java में ये एरर है। तो यहाँ पे देखिए रेड भी हो गया, बाकी किसी जगह पर रेड नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही था। और यहाँ पे आप रेड पे हवर करेंगे तो आप एरर पढ़ पाएंगे कि string 1 हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस, ठीक है। तो बाकी सब जगह प्रोटेक्टेड यूज हो पाया पर नॉन चाइल्ड में नहीं हो पाया। हम अगर इसको कमेंट कर दें और फिर हम अपना प्रोग्राम दोबारा चलाएं, ठीक है, तो देखिए विद इन द क्लास आई एम अ पब्लिक मेंबर चल गया, विद इन द क्लास आई एम अ पब्लिक मेंबर चल ही रहा है, विद इन पैकेज आउटसाइड क्लास यहाँ पे ये भी चल गया। आउटसाइड पैकेज जाके रन करते हैं तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास चल पाया, नॉन चाइल्ड क्लास नहीं चल पाया। तो हम अपने चार्ट पे वापस आए तो ये हो गया, ये हो गया, पर नॉन चाइल्ड नहीं हो पाया और आउटसाइड पैकेज चाइल्ड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट का क्या सीन है। अगर मैं इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बना दूँ, डिफ़ॉल्ट कैसे बनाएंगे, बस एक्सेस मॉडिफायर का नाम हटा देंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट के लिए डिफ़ॉल्ट लिखना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए कहीं तो प्रॉब्लम है, देखते हैं। विद इन द क्लास तो कहीं पे भी रेड नहीं हुआ, सब सही है। आउटसाइड क्लास भी कहीं रेड नहीं हुआ, सब सही है। और पैकेज के बाहर जाते हैं, ठीक, पैकेज के बाहर इस वाली लाइन को हमने कमेंट कर रखा है, इसको अनकमेंट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेड हो गया कि भाई string 1 इज नॉट पब्लिक, यहाँ पे कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड पैकेज, खुद एरर ही दे दिया इंटेलिजे ने हमको, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है और यहाँ पे भी एरर है यार, इसको चाइल्ड क्लास भी नहीं एक्सेस कर पा रही। प्रोटेक्टेड था तो चाइल्ड क्लास तो एक्सेस कर पा रही थी कम से कम, यहाँ तो चाइल्ड क्लास भी नहीं एक्सेस कर पा रही है। तो ये दोनों जगहों पर हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो हमें सेम एरर मिल जाएगी। देखिए कहाँ दो जगह एरर आई है, आउटसाइड pw.skills में लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 16 पे, 6 पे यहाँ और 16 पे यहाँ, तो ये दोनों चीज़ें नहीं चल पाएंगी। और अगर हम इसको अनकमेंट कर दें इन दोनों को, ठीक है, अब ठीक है, अब कोई एरर नहीं है। इसको चला के देखते हैं अब। तो यार विद इन द क्लास हो पाया, विद इन द पैकेज आउटसाइड क्लास भी हो पाया, ठीक। सो विद इन क्लास हो पाया, आउटसाइड क्लास हो पाया, पर आउटसाइड पैकेज दोनों जगहों पर ही नहीं हो पाया। अब इसी string 1 को हम प्राइवेट कर देते हैं, ठीक, और मुझे बाकियों में भी करना चाहिए था, यहाँ पे हम प्राइवेट मेंबर लिख देते हैं, ठीक है। पर आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ से प्रिंट हुआ है, कहाँ से प्रिंट नहीं हुआ है। अब देखते हैं प्राइवेट मेंबर में कहाँ कहाँ एरर आई है। विद इन द क्लास तो नहीं आई कोई एरर, कुछ रेड नहीं हुआ, पर यार ये तो आउटसाइड क्लास भी नहीं एक्सेस करने दे रहा। देखिए यहाँ पे रेड हो गया है और string 1 हैज प्राइवेट एक्सेस इन pw.skills.app, एरर आ गई है। तो सेम क्लास में ही एक्सेस हो पाया, सिर्फ सेम पैकेज की दूसरी क्लास भी नहीं एक्सेस कर पाई, तो यहाँ तो एरर आया ही होगा। अब चला के देख लीजिए, यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है, हर जगह पर यहाँ पर एरर है, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ वापस जाते हैं, इनफैक्ट हमें अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो अभी भी हमें एरर दिख रही है कि यार ये लाइन नंबर 21 पे एरर है, ठीक है। तो हमें इसको भी अनकमेंट करना पड़ेगा। तो प्राइवेट तो यार सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो पाया, ठीक है। तो विद इन क्लास और बाकी सब जगहों पर एक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सेसेस समझ आ गए होंगे कि कौन से एक्सेस मॉडिफायर से कहाँ तक का एक्सेस मिलता है, ठीक है। सो बिफोर रैपिंग अप द लेक्चर, लेट्स रिवाइज कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि मेथड्स क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर होते हैं, कैसे कॉल होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो भाई मेथड्स क्या होते हैं कि अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। और मेथड्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं जावा में कि भाई आप मेथड को एक बार लिखिए
और उसको कितनी भी बार यूज़ करिए, ठीक है। टाइम सेवर होते हैं, डुप्लीकेट कोड रिड्यूस होता है मेथड से। फिर हमने देखा कि भाई टाइप ऑफ मेथड्स क्या क्या हैं, कि यूज़र डिफाइंड है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स हैं, यूज़र डिफाइंड जो हम खुद बनाते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो जावा क्लास लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बिल्ट इन हैं, और हम उनको डायरेक्टली इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मेथड्स डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले एक्सेस मॉडिफायर, फिर रिटर्न टाइप, मेथड का नाम, और राउंड ब्रैकेट्स में पैरामीटर लिस्ट। ज़रूरी नहीं है कि पैरामीटर्स दिए ही जाएं, एम्प्टी भी हो सकता है ये, और इसके अंदर कितने भी पैरामीटर्स आप पास भी कर सकते हैं। फिर कर्ली ब्रेसेस और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड या मेथड बॉडी, ठीक। मेथड सिग्नेचर क्या होता है, मेथड का नाम और ये पैरामीटर लिस्ट मिला के मेथड सिग्नेचर कहलाती है। एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, जो हमने एंड में डिस्कस भी किए हैं। रिटर्न टाइप, इंटीजर, वॉइड, अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड, ठीक। मेथड का नाम, पैरामीटर्स, मेथड की बॉडी, ठीक। और एक रिटर्न कीवर्ड यूज़ होता है मेथड से रिटर्न करने के लिए। अगर वॉइड है तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से जो भी हमें रिटर्न करना है वो हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। मेथड को कॉल कैसे करते हैं, 2 पैरेंथेसिस लगा के और सेमीकोलन। अगर मेथड स्टैटिक नहीं है तो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम सेमीकोलन, स्टैटिक है तो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई स्टैटिक और इंस्टेंट वेरिएबल में क्या फ़र्क है। जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स विल मेक देयर ओन कॉपी, बट जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी सिंगल कॉपी बनती है पूरी क्लास के लिए, इसलिए उनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होते हैं वो। फिर हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स देखे कुछ, और हमने एक्स्ट्रा बोनस में डिस्कस किए पैकेजेस, कंस्ट्रक्टर्स और एक्सेस मॉडिफायर्स का डेमो कोड। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर सम स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स विच आर यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ डिक्लेयर्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ इनिशियलाइज्ड, ठीक है। 2 तरह के होते हैं, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। ये जो कंस्ट्रक्टर्स हैं और एक्सेस मॉडिफायर्स हैं ये ऊप के लेक्चर में फिर से डिस्कस होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज अ जेंटल रिमाइंडर, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज़ कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंड वी विल सी द फॉर्म, एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.